हेलो बच्चों, आई होप आपका एग्जाम्स अच्छा जा रहा है और आप बहुत मन से एग्जाम्स दे रहे हैं। चिंता मत करिए रिजल्ट्स का। ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले पहले लॉ का बात कर लेते हैं। लॉ का पेपर थोड़ा टफ आया था, कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस आए थे। ग्रेस मार्क्स आपको जरूर मिलेंगे इंस्टीट्यूट से, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस वाले पोर्शंस थे, तो कुछ आपको होप्स रहेंगे। जो बीत गया वो बीत गया, जो कल आएगा उस पर ध्यान देते हैं। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी वीडियो ये देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर ये वीडियो आप तभी देखें अगर आपको मेरे पे ट्रस्ट है और मेरे पढ़ाने पे ट्रस्ट है। कुछ बच्चे ऐसे नीच है, कमेंट में आके एक दो बच्चे, ज़्यादा नहीं, गाली दे रहे थे मेरे को। भाई मैं कसम खाता हूँ माँ काली का, अगर मैं वो कमेंट तेरा हाइड नहीं करता ना तो मेरे बच्चे तुमको अकेला कच्चा चबा जाते। तुम्हारा आने वाला जो एग्जाम है ना वो खत्म कर देते, तुम्हारा वो एकदम बर्बाद कर देते। अभी तक तो मैं कुछ नहीं करता, वही करके खत्म कर देते तुमको। ठीक है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम है तो फिर मत देखो, कुछ और वीडियो देखो। कहाँ से पढ़ते हो वहाँ से पढ़ो। ये हेल्प है उन बच्चों के लिए जिनको मेरे पे ट्रस्ट रहा है और सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं। मैं उसी प्यार में खुश हूँ भैया, चाहे वो 100 लोग भी हो, मैं उस 100 लोगों के प्यार में खुश हूँ। आ जाइए, आपका जब ये वीडियो अपलोड होगा तो आपका कल डीटी एंड आईडीटी पेपर रहेगा, टैक्सेशन पेपर रहेगा, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। ये जो दोनों पेपर है आपका, इसको कवर करना एक दिन पहले थोड़ा सा इम्पॉसिबल टास्क होता है, बट मैं अभी हेल्प करता हूं। इस वीडियो में मैं बात करूंगा डायरेक्ट टैक्स का और कुछ स्ट्रैटेजी का, जो आपको मैं बताता हूं आपको कैसे करना है। डायरेक्ट टैक्स का अगर मैं बात करूं आपसे, तो डायरेक्ट टैक्स में एक चीज आपको ध्यान देना है। डायरेक्ट टैक्स में आपको एकदम ध्यान देना है कि प्रिपेयर कैसे करना है। देखिए, अगर आप डायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे हैं तो अभी मैं ऐसे नहीं लिख रहा कि ये क्वेश्चन में यही आएगा, मैं बस क्वेश्चन बता रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 1, मतलब जो पहला क्वेश्चन आपको एग्जाम में करना है, दैट इज रेसिडेंशियल स्टेटस और टोटल इनकम। रेसिडेंशियल स्टेटस और टोटल इनकम पे एक सवाल आपके एग्जाम्स में आपको दिख सकता है मिला के। अच्छा, रेसिडेंशियल स्टेटस एंड टोटल इनकम दोनों मिला के एक सवाल आपको एग्जाम में दिख सकता है, तो ये आप पढ़ेंगे। भैया ये कहाँ से पढ़ेंगे? रेसिडेंशियल स्टेटस का मैंने बवाल वाला एक वीडियो डाल रखा है। मेरे सीरीज का नाम है मैं हूं ना सीरीज। ठीक है, मैं हूं ना सीरीज चल रहा है, उसमें रेसिडेंशियल स्टेटस अपलोडेड है। भाई साहब एक वीडियो है सिर्फ, उसमें बवाल वे में रेसिडेंशियल स्टेटस कवर्ड है। अगर आप कहीं नहीं कवर्ड किए तो बवाल वे में कवर्ड है। ये मैं आपको बस बता दूंगा अभी कुछ देर में ये वाला टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 2 आपका, हमेशा आप प्रिपेयर कर लीजिए अपने 5 हेड्स को। 5 हेड्स को आप प्रिपेयर कर लीजिए। अब वो 5 हेड्स में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है आपको, मैं आपको सजेशन पे देता हूं ताकि आप उस प्रोविजन पे ध्यान से देख पाए। सबसे पहले मैं बात करता हूं सैलरी हेड का। सैलरी हेड में अगर एग्जाम पर्सपेक्टिव से बात करें तो आपको ना एक चीज समझना पड़ेगा एग्जाम में, कि वेदर आपको क्वेश्चन में लिखा रहेगा यू हैव ऑप्टेड फॉर 115 बीएससी, यू हैव नॉट ऑप्टेड फॉर 115 बीएससी। ठीक है, ऑप्टेड फॉर 115 बीएससी, नॉट ऑप्टेड फॉर 115 बीएससी, ओल्ड रिजिम, न्यू रिजिम, ऐसे करके मेंशन रहेगा। ठीक है, तो देखिए अगर क्वेश्चन में लिखा कैलकुलेट टैक्स अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, डिफॉल्ट टैक्स रिजिम का बोलने का मतलब है कि हम लोगों के ऊपर एप्लीकेबल 115 बीएससी है। हम लोगों के ऊपर एप्लीकेबल क्या है? 115 बीएससी। ये हमारे ऊपर एप्लीकेबल टैक्स रिजिम है, दैट इज नोन एज 115 बीएससी। और 115 बीएससी का टैक्स उस हिसाब से कैलकुलेट होगा। ठीक है, जो उसका रेट्स है उस हिसाब से आप उसका कैलकुलेट करेंगे 115 बीएससी में, जैसे कि मैंने आपको बताया है। वो बात का बात है, आपको वहां ध्यान देना पड़ेगा 115 बीएससी में क्या आएगा, 115 बीएससी में क्या नहीं आएगा, इस पे थोड़ा आप फोकस करिएगा, ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि सैलरी में क्या पढ़ना है, सैलरी इंक्लूड्स, आपको पता है, देखिए सैलरी का अगर सवाल आया तो ध्यान रखिएगा बेसिक सैलरी फुल्ली टैक्सेबल होता है। डियरनेस अलावेंसेस को भी आप फुल्ली टैक्सेबल करिएगा। फिर बात करते हैं कुछ अलावेंसेस का। अलावेंसेस 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं ऑफिशियल अलावेंसेस और एक होते हैं पर्सनल अलावेंसेस। ऑफिशियल अलावेंसेस यानी कि ये वाला पोर्शन जिसको हम लोग डाटचू बोलते हैं, DATCHU। मैं अभी जो भी पढ़ा रहा हूं मैं मान रहा हूं कि 115 बीएससी में मैंने ऑप्ट नहीं किया है। 115 बीएससी का एक लिस्ट है, उस वीडियो को भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप रिकैप कर लें। तो अगर आप 115 बीएससी में ऑप्ट नहीं करते हो तो आपका अभी मैं जो भी पढ़ा रहा हूं नॉट ऑप्टेड फॉर 115 बीएससी।
इन दैट केस ये सारे ऑफिशियल अलाउंसेज है जिसको डाटचू बोलते हैं, DATCHU। D for daily, A for academic, T for travel, C for conveyance, H for helper, U for uniform। ये सारे अलाउंसेस को डाटचू बोलते हैं और ये अलाउंसेस फुल्ली एग्जेम्प्ट रहता है। अगर आप सेव करेंगे तो ही टैक्सेबल होगा, नहीं तो ऑफिशियल पर्पस के लिए आप अगर आपको पैसा मिल रहा है तो फुल्ली टैक्सेबल होता है। पर्सनल अलाउंसेस में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको पर्सनल अलाउंसेस में सारा ट्रीटमेंट पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप रिवाइज कर रहे हो तो बस यही 2 टॉपिक को थोड़ा सा दिमाग में रख के जाओ कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस और हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंसेस कितना तक एग्जेम्प्ट होता है। 100 रुपये इधर एग्जेम्प्ट होता है, 300 रुपये यहाँ एग्जेम्प्ट होता है, बस और कुछ नहीं। हाउस रेंट अलाउंसेस थोड़ा पढ़ के जाना। हाउस रेंट अलाउंसेस में मैंने आपको सिखाया था कि एग्जेम्प्ट कैसे निकालते हैं, ठीक है। अलाउंसेस कितना रिसीव हो रहा है, रेंट पे -10% ऑफ सैलरी, 50% ऑफ सैलरी लोगे अगर घर उधर है मेट्रो सिटीज़ में, और 40% ऑफ सैलरी लोगे। और इस पर्टिकुलर सिनेरियो में ये वाला डेफिनेशन याद रखना कि HRA के सैलरी में बेसिक सैलरी, DA और रिटायरमेंट बेनिफिट आता है। DA मतलब जो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है वो आता है, और कमीशन फिक्स्ड ऑन टर्नओवर आता है, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ओके, पेंशन्स वगैरह पे भी थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। ये सब इसके रिटायरमेंट बेनिफिट्स का एग्जेम्पशन निकालना है। पेंशन्स का अगर ग्रेच्युटी भी रिसीव हो रहा है तो पेंशन 2 तरह का होता है, एक होता है कम्यूटेड, एक होता है अनकम्यूटेड, ठीक है। अगर कम्यूटेड पेंशन का बात करूं तो कम्यूटेड का मतलब होता है लमसम, आपको लमसम में मिलेगा, ठीक है। तो लमसम पेमेंट में पार्टली एग्जेम्प्ट पार्टली टैक्सेबल होता है, तो पार्टली कितना एग्जेम्प्ट है वही निकाल रहे हैं। और अगर मैं बात करूं आपका मंथली पेंशन का, तो मंथली पेंशन चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो फुल्ली टैक्सेबल होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, उस समय भी मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया था। और कम्यूटेड पेंशन अगर नॉन गवर्नमेंट को आ रहा है तो ही पार्टली टैक्सेबल पार्टली एग्जेम्प्ट है, और वही कम्यूटेड पेंशन मतलब लमसम पेमेंट गवर्नमेंट को मिलता है तो वो होल्ली एग्जेम्प्ट होता है, टैक्सेबल नहीं होता है। ग्रेच्युटी वाले सीन में जो आपको ध्यान रखने का पोर्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ। ग्रेच्युटी वाले पोर्शन में जो सबसे ज़्यादा, एक सेकेंड, ध्यान रखने का, ग्रेच्युटी का जो पोर्शन आपके ऊपर ध्यान रखने का है वो ये है कि आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में अगर ग्रेच्युटी का सम आ रहा है तो ध्यान दीजिएगा रिसीव्ड की नॉट रिसीव्ड। अगर एम्प्लॉयड रिसीव्ड है ग्रेच्युटी तो उसका ये जो है ये 15/26 इंटू सैलरी, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ। यहाँ पे ध्यान रखिएगा लिखा है 28 ईयर्स 9 मंथ्स, तो इसको आप लेंगे 29 ईयर्स, ठीक है। ये वाला थोड़ा ध्यान दिखेगा। और यहाँ पे एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स का नहीं है, और यहाँ पे एवरेज सैलरी, और एवरेज सैलरी आपको लास्ट 10 मंथ का निकालना है 5 से, ठीक है। नेक्स्ट, लीव सैलरी में एक छोटा सा अमेंडमेंट था कि ये 25 लाख का कैटेगरी में आएगा, ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। और लीव सैलरी में उतना कुछ दिमाग नहीं लगाइएगा, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा उसको। ओके, प्रोविडेंट फंड में सिर्फ और सिर्फ रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का ट्रीटमेंट आपके समझ में आ सकता है कि रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड क्या होता है और कितना एग्जेम्प्ट होता है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी आपको कुछ पढ़ने का ज़रूरत इससे नहीं है। ये वाला परक्विजिट्स, ये वाला कुछ खास पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। मैं परक्विजिट्स में भी रेफ़र करवा दे रहा हूँ कि आपको कौन सा परक्विजिट्स थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपको सबसे पहले रेंट फ्री एकोमोडेशन वाला परक्विजिट्स ध्यान रखना है। रेंट फ्री एकोमोडेशन में जो करंट 2011 के पॉपुलेशन पे सेंसस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग पढ़िएगा, ये वाला मत पढ़िएगा, ठीक है, जो मैंने आपको लिखाया हुआ है, ठीक है। फिर रेंट फ्री एकोमोडेशन पढ़ लिए ना, बस उसके बाद आप परक्विजिट सब छोड़ दीजिए। देखिए, मैं सब छोड़ दीजिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप रिवाइज कर पाए। अगर आपका दम है पूरा पढ़ने का तो आप प्लीज़ वो पढ़िएगा, फिर मेरे को आके चैचामीची मत करिएगा, ओके। फिर दूसरा वाला, ये वाला इंटरेस्ट फ्री वाला जो टॉपिक होता है, इंटरेस्ट फ्री लोन, कि आपने कितना इंटरेस्ट सेव किया है, ये वाला ट्रीटमेंट आपको ज़रूर देख के जाना चाहिए एग्जाम्स के लिए। याद रखिएगा कि लैपटॉप एंड कंप्यूटर एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, वो अगर एम्प्लॉयर आपको दे रहा है तो उसमें कोई भी तरह का टैक्सेबिलिटी नहीं आ रहा है। अदर एसेट अगर आएगा तो 10% पर एनम एक्चुअल कॉस्ट से लेस होगा। अच्छा, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स, ट्रांसफर मतलब ओनरशिप ट्रांसफर हो रहा है, तो जब तक ओनरशिप कंपनी के पास था और उसके बाद आपके पास जा रहा है तो उस जब वो खरीदा था और जितना में आपको वो दे रहा है उस बीच में जो भी डेप्रिसिएशन हुआ है तो एक्चुअल कॉस्ट से वो डेप्रिसिएशन माइनस करके जो वैल्यू आएगा वो आपका बेनिफिट कहलाएगा। मान लीजिए कंपनी खरीदा था 40 लाख में, आपको दे रहा है 2 लाख में, तो आपका बेनिफिट कितना हुआ? 40 लाख पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करिएगा उतना साल का, उतना कंप्लीटेड ईयर का जितना साल के लिए वो आपको दे रहा है, ठीक है। फ्री फूड में याद रखिएगा 50 रुपये पर मील एग्जेम्प्ट है। गिफ्ट वाला याद रखिएगा, गिफ्ट लेके बड़ा लोचा चल रहा है भैया, दोनों ट्रीटमेंट सही है। 5000 के ऊपर एक्सीड किया तो फुल्ली टैक्सेबल कर दोगे, 5000 के नीचे रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गिफ्ट एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये सब कुछ पढ़ने का ज़रूरत नहीं है।
उसके बाद आप ये मोटर कार वाला में ना ये वाला सिनेरियो पढ़ लेना, ये वाला, ये मोटर कार में ना ये वाला 2 सिनेरियो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम में, ये वाला और ये वाला। ये इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, यहाँ पे मोटर कार ओन्ड और हायर्ड बाय एम्प्लॉयर है, यहाँ पे मोटर कार ओन्ड और हायर्ड बाय एम्प्लॉयर है। यहाँ पे मोटर कार जो है वो एक्चुअली एम्प्लॉय का रनिंग वनिंग का खर्चा एम्प्लॉयर देता है। तो ये वाला ट्रीटमेंट कार वाला, मोटर कार वाला, और ये वाला ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है। अगर इसके बारे में आपको डिटेल रिवीजन पूरे सैलरी का अच्छी तरह करना है तो मैं हूं ना में सीरीज अपलोडेड है भैया, मेरे प्लेलिस्ट जाना, मैं हूं ना लिखना, उसमें सैलरी मिलेगा, अच्छा से पढ़ लेना। 56-57 मिनट्स में कवर्ड है, ठीक है। और कुछ सैलरी में मत कवर करिएगा। टैक्स फ्री याद रखिएगा, टैक्स फ्री परक्विजिट्स होता है, एक मेडिकल फैसिलिटी पूछता है। मेडिकल फैसिलिटीज़ में ये जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर एम्प्लॉयर कोई खर्चा कर रहा है एक्सपेंडिचर का एम्प्लॉय के हेल्थ के लिए या उसके रिलेटिव्स के लिए, और वो जो कर रहा है वो ऐसा जगह पे हो रहा है जहाँ मेंटेन बाय एम्प्लॉयर है, मेंटेन बाय गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी, तभी एग्जाम्प्ट होगा, नहीं तो एग्जाम्प्ट नहीं होगा। नॉर्मली ये सब कुछ पढ़ने के बाद फिर आपने डिडक्शन पढ़ा था। डिडक्शंस में याद रखिएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन आपका 50,000 है, और प्रोफेशनल टैक्स का ट्रीटमेंट याद रखिएगा, अगर एम्प्लॉयर पे कर रहा है तो पहले वो ऐड होगा ग्रॉस सैलरी में, फिर वो लेस होगा, ठीक है, जितना एम्प्लॉयर पे कर रहा है। अच्छा, इंश्योरेंस से रिलेटेड 3 डिस्कशन है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस अगर आपको क्वेश्चन में दिखा तो वो फुल्ली टैक्सेबल रहेगा, मेडिकल इंश्योरेंस और एक्सीडेंट इंश्योरेंस फुल्ली एग्जेम्प्ट रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। मतलब एम्प्लॉयर आपके लिए क्या दे रहा है, एम्प्लॉयर आपके लिए क्या दे रहा है, एम्प्लॉयर आपका इंश्योरेंस करवा रहा है, तो लाइफ इंश्योरेंस फुल्ली टैक्सेबल, एक्सीडेंट इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस फुल्ली क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है, टैक्सेबल नहीं होगा। ओके, हाउस प्रॉपर्टी में बच्चों को बहुत दिक्कत आता है, मैं हाउस प्रॉपर्टी का क्लियरेंस आपको बहुत अच्छी तरह से कर देता हूँ कि अगर आप हाउस प्रॉपर्टी क्वेश्चन कर रहे हैं तो सबसे पहले हाउस प्रॉपर्टी में आपका जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्यूटी बनता है वो ये बनता है कि हाउस प्रॉपर्टी को पहले 2 टुकड़ा कर लो। मतलब समझो, क्या घर लेट आउट है कि घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ठीक है। अगर घर लेट आउट है या सेल्फ ऑक्यूपाइड है, पहले ये समझ लो। सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब वो शुरू से सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ठीक है। अब अगर मतलब उसमें आप खुद रह रहे हो, ठीक है, शुरू से आप खुद रह रहे हो, तो वो अलग हो गया। अब कभी कभी क्या होता है, हम लेट आउट में दिए और अगर लेट आउट वाला लोग यूज नहीं करता तो हम एक बार के लिए यूज कर लेते हैं जब तक नया कोई टेनेंट ना मिल जाए। मान लो एक फ्लैट में 3 रूम है, एक रूम को हम पर्सनली यूज करते हैं खुद से, तो वो एक रूम जो है वो मेरा सेल्फ ऑक्यूपाइड कहलाएगा। दूसरा जो रूम है, दूसरा रूम को मैं लेट आउट पे दिया हूं, और जब लेट आउट पे रहता है तो लेट आउट पे रहता है, रेंट आता है। अब जब वो लोग यूज नहीं करता तो बीच बीच में मैं यूज कर लेता हूं। तो लेट आउट का 2 डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, एक बोल दो लेट आउट विथ सेल्फ ऑक्यूपाइड, एक कहलाता है लेट आउट विथ वैकेंसी। अगर लेट आउट विथ सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लेट आउट विथ सेल्फ ऑक्यूपाइड बोलने का मतलब है वो लेट आउट है बट जब अगर टेनेंट नहीं रहता तो मैं एक बार के लिए यूज करता हूं, उसको बोलते हैं लेट आउट विथ सेल्फ ऑक्यूपाइड। और एक है कि लेट आउट है, टेनेंट छोड़ के चला गया, हम नया टेनेंट ढूंढ रहे हैं, वेकेंट है उतना महीना के लिए, दिस इज नोन एज लेट आउट विद वैकेंसी। पहले ये दोनों को आइडेंटिफाई करिएगा, आइडेंटिफाई करने के बाद आप जीएवी निकालिएगा अलग अलग सबका, ठीक है। ये हाउस प्रॉपर्टी का बेसिक चीज जो मैंने बताया था। अच्छा, जीएवी फॉर्मेट जो है वो इस प्रकार है हाउस प्रॉपर्टी का कि सबसे पहले आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेना है, फिर माइनस करना है आपको म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर। ध्यान रखिएगा, अगर म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर है तो ही लेस करिएगा। अब मान लीजिए एग्जाम में ऐसा कुछ टैक्स दिया हुआ है, सीवेज टैक्स, वाटर टैक्स, ये दोनों मिला के भी म्यूनिसिपल टैक्स ही कहलाता है। अगर ऐसा दिया हुआ है तो ये तीनों मिला के लेस करिएगा, ठीक है। इससे क्या हम आपको समझा पाए, म्यूनिसिपल टैक्स इंक्लूड्स वाटर टैक्स एंड सीवेज टैक्स, ठीक है, इंक्लूड्स। लेकिन अगर एग्जाम में म्यूनिसिपल टैक्स भी दिया, वाटर टैक्स भी दिया, सीवेज टैक्स भी दिया, तो आप तीनों को ऐड करके लेस करिएगा, मान एज्यूम कर लीजिएगा कि वो लेस होगा। फिर नेट एनुअल वैल्यू आएगा, फिर उससे डिडक्शन ले लीजिएगा 24 में, डिडक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, और आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा। याद रखिएगा, अगर आपका लेट आउट प्रॉपर्टी है सेक्शन 24, अगर आप लेट आउट प्रॉपर्टी में बिलोंग करते हैं, बेटा ध्यान रखिएगा 115 बीएससी का, ऑप्टेड की नॉट ऑप्टेड, ऑप्टेड का कुछ और ट्रीटमेंट है, नॉट ऑप्टेड का कुछ और ट्रीटमेंट, ये ध्यान रखिएगा। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सरचार्ज रिबेट का भी एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, आप प्लीज उसको ध्यान से पढ़िएगा, तभी होगा आपका, ठीक है। लेट आउट प्रॉपर्टी में स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी लीजिएगा, ठीक है, 30% ऑफ क्या लीजिएगा, एनएवी लीजिएगा। और इस पर्टिकुलर सिनेरियो में यहाँ पे जो आप पढ़ रहे हैं ये वाले पोर्शन में, यहाँ पे सेल्फ ऑक्यूपाइड में कोई डिडक्शन नहीं मिलता स्टैंडर्ड वाला,
और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल में आप अमाउंट जितना एक्चुअल अमाउंट पेड या पेएबल, देखिए क्वेश्चन में आपको ऐसा देगा इंटरेस्ट पेड, लेट आउट प्रॉपर्टी इंटरेस्ट पेड 10 लाख, पेएबल 15 लाख, तो आप डिडक्शन 15 लाख कर लेंगे, क्योंकि डिडक्शन पेड हो या पेएबल उसे मैटर नहीं करता, दोनों में से जो आपको डिडक्शन है आप ले सकते हैं। मान लीजिए ऐसे लिखा है इंटरेस्ट 25,000, पेएबल पेड 20,000, तो डिडक्शन आपको 25,000 का मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं अगर प्रॉपर्टी लेट आउट है, अगर प्रॉपर्टी लेट आउट है। रिपेयर में बच्चा क्या होता है ना, क्वेश्चन में कभी कभी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, रिपेयर कॉस्ट लिख देता है, भाई वो कॉस्ट को लेस नहीं करना है, तुमने लोन लेके कंस्ट्रक्शन कराया, तुमने लोन लेके रिपेयर करवाया, तो उस लोन अमाउंट पे जो इंटरेस्ट दिया वो डिडक्शन दे रहे हैं, ठीक है। और सेल्फ ऑक्युपाइड में स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं होता, बट लेकिन लेट आउट का अगर बात करो, सेल्फ ऑक्युपाइड में स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं होता, लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का बात करें तो मैक्सिमम लिमिट डिडक्शन का है 2 लाख रुपया, ठीक है, और 30,000 फॉर रिपेयर। याद रखिएगा एक सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस का भी लिमिट 2 लाख है और 2 सेल्फ ऑक्युपाइड मिला के भी 2 लाख ही है। एक इंसान 2 ही घर सेल्फ ऑक्युपाइड में रख सकता है, अगर वो 3 घर सेल्फ ऑक्युपाइड में, हाउस 1, हाउस 2 एंड हाउस 3 ऐसे वो रखा है सेल्फ ऑक्युपाइड में, तो इसमें से एक डीम लेट आउट होता है। और मैंने इससे रिलेटेड आपका सम्स करवाया है, और मेरे यूट्यूब कम्युनिटी अगर इस सम्स को मिस कर रहे हैं तो आपको यूट्यूब में मैं हूं ना सीरीज में मिलेगा, ठीक है, क्योंकि पॉसिबल नहीं है ना एक दिन पहले मैं डिटेल डिस्कशन करूं बेटा, तब आपको मेरे प्यार से आ जाना चाहिए था, मेरे प्यार से बच्चे, मेरे शूने मुने। हेलो, हाँ चलिए, फिर आता है प्रॉपर्टी ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। देखिए एक चीज़ आपको क्वेश्चन में दिखेगा कि आपका एक्चुअल रेंट है, ठीक है, उस एक्चुअल रेंट से आपको अनरियलाइज रेंट माइनस करना है, अगर रेंट जो टेनेंट दिया नहीं है, लेकिन वो आप माइनस अनरियलाइज रेंट बोल के तभी करिएगा अगर आप देखिएगा कि टेनेंसी बोनाफाइड है, डिफॉल्टिंग टेनेंट प्रॉपर्टी को वेकेट कर चुका है एंड डिफॉल्टिंग टेनेंट कोई और प्रॉपर्टी अभी एक्वायर नहीं कर रहा है आपका, ठीक है। यही आपको करना है हाउस प्रॉपर्टी में, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस चीज़ में, दैट इज़ ये वाले पोर्शन में जो आपको मैं बता रहा हूँ, दिख नहीं रहा है मैं बता दे रहा हूँ, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का कैलकुलेशंस, ठीक है, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ओके, पीजीबीपी में जैसे कि मैंने आपको बताया बिजनेस इनकम चाहिए और बिजनेस एक्सपेंडिचर चाहिए, तो मैं अभी आपके लाइफ को लाइट करता हूं और मैं बताता हूं कि आपको कौन सा पोर्शन ठीक से करना है एग्जाम्स के लिए। तो आप प्लीज़ डेप्रीशिएशन पढ़िएगा सेक्शन 32, और डेप्रीशिएशन जो सेक्शन 32 है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, सच में इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ पढ़ के जाइएगा डेप्रीशिएशन कैलकुलेशंस, ठीक है, एडिशनल डेप्रीशिएशन एंड नॉर्मल डेप्रीशिएशन प्लीज़ पढ़ के जाइएगा, ठीक है। और आपको मैं बता रहा हूँ कि आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं, तो एग्ज़ाम के एक दिन पहले आपको क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है, मैं आपको सच बताऊँ तो आपको ये सब मत पढ़िएगा, टी कॉफ़ी रबर छोड़ दीजिए, एक बार के लिए छोड़ दीजिए, मेरे पे भरोसा रखिए, छोड़ दीजिए, साइट रिस्टोरेशन फंड्स ये सब छोड़ दीजिए, रिसर्च एक्सपेंसेस ये सारे MCQs पे ध्यान रखिए, और इस पर कुछ ध्यान मत रखिए, MCQs, ठीक है, ये डोनेशन वगैरह ये सब कुछ आप MCQ में ध्यान दीजिए, ठीक है, आप MCQ में ध्यान दीजिए। टेलीकॉम लाइसेंस वगैरह 5 मतलब इंस्टॉलमेंट में मिलता है, बस ये सब MCQ पे ध्यान दीजिए, मत पढ़िए, इतना टेंशन लेके मत पढ़िए, छोड़ दीजिए, सब छोड़ दीजिए बेटा, भरोसा रखो छोड़ दो, ठीक है, भरोसा रखो छोड़ दो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ये सब छोड़ दीजिए, मत पढ़िए, ये सब कुछ मत पढ़िए। डेप्रिसिएशन आप पढ़ लिए ना एग्जाम के लिए, ओके। 35 AD ये स्पेसिफाइड बिजनेस है, इसको ये लर्न मत करिए, बट यस ये 14 बिजनेस देख लीजिए कि ये स्पेसिफाइड बिजनेस है, MCQ में आपको डिस्टर्ब कर सकता है, व्हाट आर द लिस्ट ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस, याद रखिएगा इसका डिडक्शन 100% मिलता है ये धंधा में अगर आप पैसा डालें तो, ठीक है, ओके। जो आपको करना है वो ये करना है, सेक्शन अदर डिडक्शन 36, याद रखिएगा क्या क्या खर्चा का डिडक्शन आपको मिलता है, ये वाला आपको पढ़ना है अच्छा से, प्रोविजन 36 को अच्छा से पढ़ लीजिए कि क्या क्या डिडक्शन आपको मिलता है। 37 का भी आप डिडक्शन पढ़ लीजिए, जनरल डिडक्शंस पढ़ लीजिए कि क्या क्या डिडक्शंस आपको मिलता है 37 में, ठीक है। और आप ये वाला पोर्शन पढ़ेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये वाला पोर्शंस, एक सेकेंड, या
ये वाला पोर्शंस पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो फ़र्क है, आप ध्यान से समझिएगा कि अगर मैं कोई पेमेंट कर रहा हूँ किसी रेसिडेंट किसी नॉन रेसिडेंट को या फिर आउटसाइड इंडिया में, ठीक है, मैं अगर कोई पेमेंट कर रहा हूँ आउटसाइड इंडिया में या किसी नॉन रेसिडेंट को जिस पे टीडीएस कट करना चाहिए था बट मैंने टीडीएस कट नहीं किया, तो मैं अगर पेमेंट कर रहा हूँ तो मेरे लिए खर्चा है जिस पे टीडीएस कट करना चाहिए था, मैंने टीडीएस कट नहीं किया। इन दैट केस वो खर्चा जो मैं कर रहा हूँ जिस पे टीडीएस कट करना चाहिए था बट मैंने नहीं किया, या फिर मैंने किया बट ड्यू डेट के पहले मैंने सबमिट नहीं किया, आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, ये याद रखिएगा। और अगर आप रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे थे तो जितना पेमेंट कर रहे हैं उसका 30% का आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, ये याद आप रखिएगा प्लीज़। जिसको डिटेल में करना है मैं हूं ना सीरीज़ में अपलोडेड है। अच्छा, ये वाला 40A वाला याद रखिएगा कि कोई भी मतलब इनकम टैक्स रिलेटेड कोई भी पेमेंट का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। अगर आप प्रोविज़न बना रहे कोई भी टैक्स का तो भी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। पीजीबीपी में पीएल आएगा ही आएगा, तो 36 सेक्शन 36 और 37 वाला पोर्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर आप स्पेसिफाइड पेमेंट कर रहे किसी स्पेसिफाइड पर्सन को, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि स्पेसिफाइड पर्सन को आप रिजनेबल रेट से अगर ज़्यादा करेंगे तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। कैश पेमेंट्स याद रखिएगा, 10,000 के ऊपर का डिडक्शंस नहीं मिलता है। ओके, और आपको कुछ नहीं पढ़ना बेटा, मैं सच बता रहा हूँ, आप कुछ मत पढ़ो। याद रखना प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी पे एम्प्लॉयर ग्रेचुइटी पे कर, उसका प्रोविजन पहले से निकाल के रख रहा है, तो पहले से अगर वो प्रोविजन निकाल के रख रहा है तो उसका डिडक्शन उसको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उस प्रोविजन निकाल के उसी साल पेमेंट कर रहा है, डिडक्शन दे देना, ठीक है। ओके, ये वाला खाली याद रखिएगा कि ये सारे पेमेंट का डिडक्शन तभी मिलेगा पेड बेसिस पे, बस पेड हुआ है तो ही, जैसे कि लीव इनकैशमेंट, बोनस, कमीशन, ये सब पे करेंगे तो ही हमको डिडक्शन मिलेगा, वरना हमको कोई भी तरह का डिडक्शन नहीं मिलेगा। ओके, प्रिजम्पटिव इनकम वाला ये वाला पोर्शन जो प्रिजम्पटिव इनकम 44AD है, ये आप MCQ में ध्यान रखिएगा, MCQ में ये लिमिट्स ध्यान रखिएगा, प्रिजम्पटिव इनकम हम लोग कब एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। 44ADA वाला भी, ये वाला पोर्शन 50 लाख का, ये भी आप MCQ में ध्यान रखिएगा। ओके, प्रिजम्पटिव इनकम फॉर दिस फ्लाइंग गुड्स एंड, ये वाला से आप एक सम्स का उम्मीद कर सकते हैं एग्ज़ाम्स में, ये वाला थोड़ा देख के जाइएगा, एग्ज़ाम्स में इंपॉर्टेंट है, सम्स हो सकता है 44AE का, ठीक है। ये प्रिस्क्राइब बुक्स, ये सब सारा आप MCQ में ध्यान रखिएगा। आपका पीजीबीपी हो गया, और कुछ मत पढ़िएगा पीजीबीपी में, आप कुछ मत पढ़िएगा, ये मेरा लास्ट मिनट का सजेशन है, आपको और ज़रूरत नहीं कुछ पढ़ने का, ठीक है। ओके, अगर मैं बात करूं कैपिटल गेन का, तो कैपिटल गेन में मैं यहाँ लिख देता हूँ 50C वाला पोर्शंस पे ध्यान दीजिएगा, सेल कंसिडरेशन, ये वाला कैलकुलेशन का। अगर आप कैपिटल गेन बुरी तरह से भूल चुके हो तो वापस से मैं हूं ना सीरीज़ में कैपिटल गेन दिया हुआ है, आप प्लीज़ देखना, उसका एक वीडियो, सिर्फ स्टार्टिंग का एक वीडियो देख लेंगे ना, आपका कैपिटल गेन कंप्लीट हो जाएगा। 50C वाला सेक्शंस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वो स्टैम्प ड्यूटी वाला जो पोर्शन है ना, वो वाले पोर्शन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आप प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, गिफ्ट वाले पोर्शंस में, और आप कुछ मत ध्यान दीजिएगा, प्लीज़ मत दीजिएगा। अब रहा बात सेट ऑफ एंड क्लबिंग का, उसका वीडियो आपके पास ऑलरेडी है, 18 मिनट्स का वीडियो है, बस आप वही पढ़िएगा, आपका हो जाएगा। देखिए, मैं आपके इसमें मैंने आपको शॉर्टर कर दिया, पीजीबीपी मैंने ना के बराबर कर दिया, कैपिटल गेन को मैं बता देता हूँ, 50C वाले पोर्शंस को थोड़ा करके जाइएगा, सेल कंसिडरेशन। जैसे मैं कैपिटल गेन में आपको बता देता हूँ, जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारा 50C, एग्जेम्पशन में 54F, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और 54 के बाद वो जो आपका 54EC ये वाला जो सेक्शन है, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्शंस में, आप उस फॉर्मेट को मेंटेन करिएगा। सेट ऑफ क्लबिंग आप कर ही रहे हैं, वो आप करिएगा। डिडक्शंस, देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं सभी तो बोल दे रहा इंपॉर्टेंट, तो कैसे एग्ज़ाम्स में आएंगे और कैसे करेंगे, तो मैं आपको बता दूं, ये सारे चैप्टर टैक्स में इंपॉर्टेंट तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने आपको जो शॉर्टर वर्जन करके प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी दिया, जैसे पीजीबीपी मैंने छाट दिया, सैलरी में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दिया, आप बस वो टिप्स को फॉलो करके करिएगा। बाकी मेरे पे बिलीव रखिए, एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ, एग्ज़ाम कैसा गया, एग्ज़ाम कैसा जाएगा, ये हमारे हाथ में नहीं, हमारे हाथ में सिर्फ कर्म करना है और बिलीव रखना है कि आज का ही दिन और आज एकदम बवाल करना है। तो बस आज के दिन आप आज का फोकस करके पढ़िए, मूड खराब मत करिए, क्या होगा क्या नहीं होगा। जो चीज़ आप नहीं भी चाहते हो ना, मतलब आप उम्मीद भी नहीं करोगे ना आपको मिलेगा, वो देगी, माँ देगी तुमको वो चीज़, और तुम जिस चीज़ को उम्मीद करके रखो कि तो मिलना ही है, वो इन छीन लेंगे।
तो तुमको नहीं पता रिजल्ट में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, तुमको लग रहा है तुम फेल हो रहे, मालूम चले तुम पास हो जा रहे हो। तो ये उम्मीद जो जा चुका है उसको त्यागो, जो आने वाला उसको अपनाओ, और जो कल आएगा उसके बारे में सोचना बंद करो, जब आएगा अपना लेंगे। तुम इस पे फोकस करो, देखना तुम्हारा टैक्स का पेपर अच्छा जाएगा। ये बात रहा डायरेक्ट टैक्स का। अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्स का बात करूं तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी आपको समझना पड़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी कि जो जीएसटी वाले पोर्शंस हैं, जीएसटी वाले पोर्शंस में जैसे कि मेरे जो रेगुलर बैच वाले उनको मैं बताया था कि हमारा पहला क्वेश्चन 14 मार्क्स का आएगा थ्योरी, ठीक है। वो थ्योरी लेके मैंने क्वेश्चंस ऑलरेडी आपको थ्योरी का दे दिया, आप प्लीज़ वो थ्योरी का क्वेश्चंस पढ़िए। मैं उसका जो आंसर है विद इन 1 आवर आपको ग्रुप में पर्सनली भेज देता हूं। और अगर कोई बच्चे इसको आउटसाइड होके देख रहे हैं तो वो मेरे इंस्टाग्राम चैनल में पिंग करेंगे, ये प्रोवाइड मेरे टीम द्वारा आपको कर दिया जाएगा 1 घंटा के बाद। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में रिवर्स चार्ज और कॉम्पोजिशन स्कीम में फोकस करिएगा। हाई चांसेस है रिवर्स चार्ज आने का इस बार एग्जाम्स में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आप प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई और वैल्यू ऑफ सप्लाई में फोकस करिएगा। इस 3 में से एक सवाल पक्का आएगा एग्जाम्स में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में, जैसे मैं क्वेश्चन मतलब टॉपिक्स बता रहा हूँ, आपको आईटीसी और जीएसटी लायबिलिटी निकालने के बारे में पूछेगा। जीएसटी लायबिलिटी मतलब आईजीएसटी किससे एडजस्ट होता है वो वाला पोर्शन को, ठीक है। और आईटीसी में ब्लॉक क्रेडिट में ध्यान से थोड़ा पढ़िएगा, ठीक है। क्लियर है। फिर आपका कस्टम्स तो है ही है, और रजिस्ट्रेशन वाले पोर्शन पे ध्यान दीजिएगा। अब रहा बात प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी का कि प्रिपेयर कैसे करना है, मैं आपको बोलूँगा कि जब आप ये सब्जेक्ट लेके बैठ रहे हैं तो सबसे पहले आप जीएसटी लेके ही बैठिए, क्योंकि ये स्कोर करने में आपको हेल्प करेगा। एमसीक्यू कहाँ से करे भैया, एमसीक्यू कहाँ से करे? इंस्टीट्यूट ने रिलीज़ किया है एमसीक्यू, इंस्टीट्यूट ने एमसीक्यू इस बार रिलीज़ किया है, वहीं से आपके पेपर में आपको मार्क्स दिखने मिलेगा। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ वो अच्छा से पढ़िए, आपको वहीं पे सब कुछ देखने को मिलेगा एग्ज़ाम्स में। एंड होप आपका एग्ज़ाम्स अच्छा जाए। मैं दुआ करता हूँ कि आप कभी ना घबराए और अच्छा तरह से एग्ज़ाम्स दे, एंड येस यू विल सक्सीड। लव यू, थैंक यू सो मच। प्लीज़ सपोर्ट करिएगा और हमेशा प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। आप है तो हम हैं। थैंक यू सो मच।